हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक मैंने पिछली बार पढ़ाया था उसमें बताया था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ऐसा निर्देशांक रूपांतरण संबंध जो किसी कण के या किसी घटना के एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष यदि निर्देशांक हमें पता है, ज्ञात है, तो हम दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष उस कण के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं उस संबंध के द्वारा। उस संबंध को कहते हैं निर्देशांक रूपांतरण संबंध। उसके बारे में हमने थोड़ी सी प्रॉपर्टीज करी थी उसकी। उसमें दो हमें और लगे थे पॉइंट, एक तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत और एक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो पहला है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत इसमें दो निर्देश तंत्र लेते हैं, S1 व S2। S निर्देश तंत्र स्थिर होता है, S निर्देश तंत्र स्थिर होता है। इसमें दो कणों के द्रव्यमान M1 व M2 है और उनके टक्कर से पूर्व वेग है U1 व U2। टक्कर के बाद वेग है V1 व V2। हमने माना कि निर्देश तंत्र से हम किसी टक्कर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। M1 M2 द्रव्यमान के कणों की टक्कर है जिनके S निर्देश तंत्र में अगर उनके वेग ऑब्जर्व करते हैं तो U1 व U2 और V1 व V2 हैं। टक्कर से पहले तो U1 U2 वेग है, टक्कर के बाद V1 V2 है। दोनों निर्देशांक जो भी हमने अभी ऑब्जर्व करे हैं वो सब स्थिर निर्देश तंत्र में है, मतलब वो एग्जैक्ट सही है। ठीक है, सही तो दोनों है, परंतु निर्देश तंत्र एक जो दूसरा निर्देश तंत्र लेंगे वो हम एक नियत वेग से गतिशील निर्देश तंत्र लेंगे S डैश। उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हमने ये निर्देश तंत्र लिया, इसमें ये निर्देशांक है। तो संवेग संरक्षण सिद्धांत से संवेग संरक्षण सिद्धांत से M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस M2 V2, ये समीकरण नंबर 1 आएगा। मतलब S निर्देश तंत्र में संवेग संरक्षित रहता है। ये तो हम जानते हैं, कोई भी टक्कर होती है उसमें संवेग संरक्षण का नियम तो संरक्षित रहता है। अब लेते हैं S डैश निर्देश तंत्र। S डैश निर्देश तंत्र जो नियत वेग v से x दिशा में इस प्रकार गतिशील है कि S डैश निर्देश तंत्र के निर्देशांक x y z, x डैश y डैश z डैश एक्सिस होते हैं ना, x डैश y डैश z डैश, और S निर्देश तंत्र के एक्सिस x y z के सापेक्ष इस प्रकार गतिशील है कि वो आपस में समांतर रहे, x दिशा की ओर गतिशील है। तो उसमें दोनों के द्रव्यमान तो अचर रहेंगे, M1 व M2, M1 व M2, पर टक्कर से पूर्व वेग हो जाएंगे U1 डैश व U2 डैश। टक्कर के बाद वेग हो जाएगा V1 डैश व V2 डैश। ठीक है, अब टक्कर से पूर्व कुल संवेग क्या हो जाएगा? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। तो m1 u1 डैश प्लस
m2 u2 डैश। ठीक है, एक लाइन और लिख लेते हैं। टक्कर के बाद कुल संवेग m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश, मतलब द्रव्यमान और अंतिम वेग, टक्कर के बाद के वेग का गुणनफल अंतिम संवेग आ जाएगा। दोनों का टोटल निकाल लेंगे तो ये टक्कर से पूर्व कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग, ये दोनों बराबर सिद्ध हो जाएंगे। तो हमारे गैलीलियन रूपांतरण में संवेग संरक्षण का सिद्धांत अचल रहता है, ये सिद्ध हो जाएगा। तो हमें सिद्ध करना है, जैसे ये बराबर है ना, ऐसे ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, u1 u2 v1 v2 के मान रखेंगे। हमने पहले एक बार एक निर्देशांक लिया था ऐसे, ये तो s था, ये s डैश था, ये x डैश, ये y डैश, ये z डैश, ये x, ये y, ये z, ये o, ये o डैश, इस तरह से निर्देशांतर लिया था। और s डैश निर्देशांतर v वेग से गतिशील था। तो इसमें यहाँ एक बिंदु लिया था P, इसके सापेक्ष सदिश r, s के सापेक्ष, और s डैश के सापेक्ष r डैश, और इसके सापेक्ष दूरी हो जाएगी vt, वेग है ना, t समय बाद दूरी हो जाएगी vt। तो o डैश का o के सापेक्ष सदिश vt, इसको इस तरह से एरो से दिखा सकते हैं। तो सदिश नियम से हम देखें तो हमने निकाला था r बराबर r डैश प्लस vt, ये निकाला था हमने। इसका अगर डिफ्रेंशिएट करें तो dr अपॉन dt बराबर dr डैश अपॉन dt प्लस v। तो इसका अगला रूप क्या आ जाएगा, मान लिया dr अपॉन dt को लिख दिया v बराबर v डैश माइनस v। इसको और क्या लिख सकते हैं, हमें u1 u2 v1 v2 के मान निकालने हैं। एक मिनट, प्लस आएगा ना, प्लस आएगा, ये प्लस आ रहा है ना, r बराबर vt प्लस r डैश, तो r डैश प्लस vt बराबर r आ जाएगा। अवकलन करेंगे ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ये सही निकालना है अपन को। तो v की जगह हम रख देंगे u1 और v डैश की जगह टक्कर के बाद का वेग, प्रारंभिक वेग u1 डैश प्लस v। ये v कौन सा वेग है, ये s डैश, s के सापेक्ष जिस वेग से गतिशील है ना, वो वेग है v। तो u1 की जगह लिख देंगे u1 डैश प्लस v। इसी प्रकार अपने अन्य वेगों के मान निकालेंगे, तो वो अभी लिखते हैं। तो u1 का मान आ जाएगा u1 डैश प्लस v, u2 डैश का मान आ जाएगा u2 डैश प्लस v, u2 का मान आ जाएगा u2 डैश प्लस v, और v1 का मान आ जाएगा v1 डैश प्लस v, v2 का मान आ जाएगा v2 डैश प्लस v, v2 डैश u2 डैश v1 डैश vu1 डैश s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है। ये v डैश v s डैश निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है, और v s डैश का s के सापेक्ष वेग है, और v1 u1 और u2 v2, और ये v उस कण के s निर्देश तंत्र के सापेक्ष वेग है। ये तो s निर्देश तंत्र के सापेक्ष है, ये s डैश के सापेक्ष, और ये s डैश का s के सापेक्ष वेग है। ठीक है, तो ये मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो रखो m1 u1 की जगह क्या रख देंगे,
u1 डैश प्लस v प्लस m2 u2। ये तो देखो संरक्षित है ये नियम तो, ठीक है ना। इसके अनुसार हमें ये संरक्षित करना है, ये दोनों बराबर करने हैं। u2 डैश की जगह क्या रखेंगे, u2 डैश प्लस v बराबर m1 v1 की जगह v1 डैश प्लस v, m2 v2 की जगह v2 डैश प्लस v। फिर इसको क्या लिख सकते हैं, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v। ठीक है, थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा सही दिख जाएगा। ये तो पहली लाइन अपन ने सॉल्व करी। दूसरी लाइन m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश प्लस m1 v प्लस m2 v। तो ये m1 v m2 v दोनों तरफ प्लस प्लस क्या है, ये तो क्रॉस हो जाएंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा लास्ट में, m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। और इस समीकरण से स्पष्ट है कि S डैश निर्देश तंत्र में भी संवेग संरक्षण का नियम अचर रहता है। तो गैलीलियन रूपांतरण में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग संरक्षण का सिद्धांत अचर रहता है, ये हमने सिद्ध किया। अब हम करते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अचर कैसे रहता है, वो हम देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण कैसे रहती है, न तो ऊर्जा नष्ट होती है न ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ऊर्जा संरक्षण एस डैश निर्देश तंत्र, पहले एस लेंगे, एस निर्देश तंत्र लेंगे। एस निर्देश तंत्र में वही है कि कणों का द्रव्यमान तो m1 m2 होगा। टक्कर से पूर्व वेग दोनों के वेग होंगे u1 u2। टक्कर के पश्चात वेग जो एस निर्देश तंत्र में नोट हुआ है वो हो जाएगा v1 v2, ठीक है ना। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, हम टक्कर के पूर्व कुल ऊर्जा लेंगे 1/2 m1 u1 स्क्वायर 1/2 m2 u2 स्क्वायर का योग लेंगे, प्लस में बराबर लेंगे 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, प्लस में q लेंगे। q का एक ऊर्जा का अन्य रूप, ऊर्जा कोई दूसरे रूप में जो टक्कर होती है तो चमक के रूप में या घर्षण के रूप में जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, उसको एक अलग रूप में लेंगे, उसको q रूप में लेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर प्लस q। यहाँ q क्या है, ऊर्जा का अन्य रूप। अब हम एस डैश निर्देश तंत्र में चलते हैं। वहां द्रव्यमान कितना है, m1 m2 वही अचर है, पर टक्कर से पूर्व वेग u1 डैश और u2 डैश है और टक्कर के पश्चात वेग v1 डैश व v2 डैश है। तो उसमें हम देखते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कैसे अचर रहता है। तो हम पहले लिखते हैं कि उसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण में अगर यहाँ u1 डैश u2 डैश या v1 डैश v2 डैश आ जाए तो समीकरण सिद्ध है। तो ये लाने के लिए, ये समीकरण सिद्ध करने के लिए हम
U1, U2, V1, V2 के मान रखेंगे, जैसे हमने पहले निकाले थे गैलीलियन रूपांतरण से। तो हमने निकाले थे U1 बराबर आया था U1 डैश प्लस V। इसी प्रकार से U2 बराबर आया था U2 डैश प्लस V। V1 बराबर आया था V1 डैश प्लस V। और V2 बराबर आया था V2 डैश प्लस V। हम जानते हैं A प्लस B, जैसे ये हमारे पास में स्क्वायर करना है ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, A प्लस बी। वे एक सदिश राशि है, A प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। वेक्टर लगाने की कोई इतनी जरूरी नहीं है, इसमें फॉर्मूले में मैंने बता दिया कि इस तरह से आता है। तो हम ये मान इनकी जगहों पर रखेंगे और फिर स्क्वायर करके इसको सोल्व करेंगे। तो रखो 1/2 m1, u1 की जगह क्या आ जाएगा, u1 डैश प्लस v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश प्लस v स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 डैश प्लस v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश प्लस v का स्क्वायर प्लस q लिखना मत भूलना, q साथ में चलेगा, एक अन्य एनर्जी का अदर रूप है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसको इस नियम से खोलेंगे तो 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 u1 डैश v, ये आएगा। इसी प्रकार से इसको भी खोलेंगे, कोष्टक को भी, 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u2 डैश v 2, है ना, ये आ जाएगा। और नीचे भी आ सकता है, हाँ, बराबर 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश डॉट v प्लस क्या आ जाएगा, 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस 2 v1 डैश v। ये हमारे पास में स्क्वायर खोलने से समीकरण आ जाएगी। ठीक है, इसमें u1 u2 v1 v2 के मान रखें, फिर हमने इसको सॉल्व किया है। ये u1 डैश स्क्वायर u2 डैश स्क्वायर को साथ में ले लो, 1/2 m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m1 v स्क्वायर 1/2 m2 v स्क्वायर, ये ले लो, 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 कॉमन आ जाएगा और v उधर की तरफ कॉमन आ जाएगा, डॉट v, और m1 u1 डैश ऐसा लिखेंगे, देखो 2/2 m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश डॉट v, ये आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे पक्ष में RHS में क्या आएगा, 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m1
वी स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर प्लस 2/2 m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश डॉट v, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब बस समान राशियों को काटना है और हमारा सिद्ध हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम भी। देखो 1/2 m1 v² बराबर 1/2 m1 v², ये कट जाएगा ऐसा कैसे, ये इससे कट जाएगा। अब ये m1 v1 डैश m2 v2 डैश ये हमने सिद्ध किया था पहले वाले टॉपिक में, अभी जो किया था m1 u1 डैश प्लस m2 u2 डैश बराबर m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। मतलब संवेग संरक्षण का सिद्धांत S निर्देश तंत्र में संरक्षित रहता है, तो ये होता है, तो ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास में क्या बच जाएगी राशि, 1/2 m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 और एक और आएगा हमारे में, भूल गया ना, q m2 u2 डैश का स्क्वायर बराबर 1/2 m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 डैश का स्क्वायर प्लस q। तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम भी अचर रहता है गैलीलियन रूपांतरण में। मतलब जो स्थिर निर्देश तंत्र में ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, स्थिर निर्देश तंत्र में जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, वो नियम जिस प्रकार से टक्कर से पूर्व वेग के अनुसार, टक्कर के पश्चात वेग के अनुसार जो ऊर्जा हमारे बराबर होती है और अन्य रूप में बदलती है, तो वो सब बराबर होती है जिस तरह से, उसी तरह से एस डैश निर्देश तंत्र जो एस के सापेक्ष नियत वेग से गतिशील है, उसमें भी मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत अचर रहता है, नियत रहता है। अब हम पढ़ेंगे आभासी बल, छद्म बल, फिक्टिशियस फोर्स। मैंने बताया था तुम्हें, जैसे हम बस में बैठते हैं या ट्रेन में बैठते हैं, तो ट्रेन जब रुकती है एकदम से या रवाना होती है, तो उसमें एक प्रकार का आभासी बल हमें लगता है। अगर ट्रेन चलती है एकदम से तो हम पीछे की ओर जाते हैं, और ट्रेन रुकती है तो हम आगे की ओर जाते हैं, हमें एक आभासी बल महसूस होता है। तो आभासी बल जहाँ होता है वो निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, मैंने ये बताया था। आभासी बल जहाँ होता है आभासी बल जहाँ होता है वहाँ निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, ये मैंने बताया था। तो निर्देश तंत्र का जो त्वरण जिस दिशा में होता है उसके विपरीत दिशा में त्वरण आभासी बल का त्वरण काम करता है। मतलब निर्देश तंत्र की घूर्णी गति या त्वरित गति के कारण हमें एक अलग दिशा में, एक विपरीत दिशा में त्वरण महसूस होता है। उस निर्देश तंत्र की त्वरण की विपरीत दिशा में एक त्वरण महसूस होता है, उसके कारण जो बल होता है उसे हम आभासी बल कहते हैं। और टोटल फोर्स क्या होता है, रियल फोर्स प्लस आभासी फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं mg प्लस ma0, या g को हम a भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने डिफाइन नहीं किया है कि वस्तु कैसे जा रही है। ma प्लस ma0 प्लस नहीं आएगा क्योंकि माइनस आएगा, क्योंकि ये इस त्वरण के विपरीत दिशा में होता है। जैसे मैं बता दूं आपको, इस त्वरण के नहीं, निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में होता है। जैसे मैं बता दूं आपको कि जैसे F0 ले रहे हैं हम आभासी बल माइनस ma0, तो इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण, क्या निर्देश तंत्र के
त्वरण के विपरीत, निर्देश तंत्र के त्वरण के विपरीत दिशा में होगा ये त्वरण, इसलिए माइनस आता है। अभी हम इसका उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक लिफ्ट का उदाहरण लेंगे। आप जानते ही हो, लिफ्ट जब ऊपर की ओर जा रही है तो हमें भार में वृद्धि महसूस होती है। लिफ्ट जब नीचे की ओर आ रही है तो हमें भार में कमी महसूस होती है। जैसे हम झूला खाते हैं, वो गोलाकार झूला मेले के अंदर, तो हम नीचे आते हैं तो हमें डर ज़्यादा लगता है, क्योंकि हमारा भार बहुत कम हो जाता है, भारहीनता की स्थिति में आ जाते हैं हम। तो हमें बहुत डर लगता है कि हम उछल के बाहर नहीं गिर जाएं। और अगर वो झूला ऊपर जाता है तो हमें भार में वृद्धि महसूस होती है। तो वो किस कारण से होती है? वो आभासी बल के कारण होती है। झूले का जो त्वरण होता है उसकी विपरीत दिशा में एक आभासी बल उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण ऐसा होता है। तो हम लिफ्ट का उदाहरण लेके समझते हैं। ये लिफ्ट है, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर जा रही है, ए नॉट। तो ऊपर की ओर जा रही है, जी त्वरण नीचे की ओर होता है तो ये माइनस ए नॉट होगा। और यहाँ इसके अंदर कोई व्यक्ति या कोई सामान है तो नीचे की ओर फोर्स करेगा, एफ आर एम जी, भार तो नीचे की ओर होगा। और मैंने बताया जो आभासी फोर्स होगा वो इस त्वरण के विपरीत होगा, एफ नॉट बराबर एम ए नॉट, प्लस में हुआ ना। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी प्लस एम ए नॉट। हम जानते हैं कि लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो व्यक्ति भार महसूस करता है, तो भार में वृद्धि महसूस होगी, ठीक है। लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो भार में वृद्धि महसूस होगी, समझ में आया। जैसे ये एफ आर एम जी है, ये फोर्स भार तो नीचे की ओर ही होगा, परंतु जो फिक्टिशियस फोर्स होगा, जो आभासी बल होगा, वो इस त्वरण के, लिफ्ट के त्वरण के विपरीत दिशा में होगा और विपरीत चिन्ह का होगा। ये माइनस का है तो ये प्लस का होगा, एम ए नॉट। तो ये जुड़ जाएंगे तो भार में वृद्धि महसूस होगी। और हम जानते हैं लिफ्ट जब ऊपर की ओर जाती है तो हमें भार में एकदम से वृद्धि महसूस होती है। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं लिफ्ट का ही। नीचे की ओर जा रही है लिफ्ट तो त्वरण को प्लस में लिखेंगे, नीचे ए नॉट। ये कोई व्यक्ति है, ये भार नीचे की ओर ही लगेगा और फिक्टिशियस फोर्स, आभासी बल ऊपर की ओर लगेगा, विपरीत दिशा में माइनस एम ए नॉट, ठीक है। इसके विपरीत हो गया तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए नॉट। तो हमें भार में कमी महसूस होगी। मतलब अगर लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, नीचे जा रहे हैं हम, तो जैसे झूले में नीचे की ओर जाते हैं, आपको झूले का उदाहरण तो पता ही होगा, तो बाहर में हमें कमी महसूस होती है। हमें थोड़ा डर सा लगता है कि हम कहीं बाहर नहीं गिर जाएं, कहीं आगे से वो सरिया खुल नहीं जाए, हम नीचे नहीं गिर जाएं, तो ऐसा हमें लगता है। तो बाहर में कमी महसूस होती है। एम ए नॉट इस ए नॉट के विपरीत दिशा में माइनस में होगा तो ये कमी महसूस होगी। अब यदि लिफ्ट या झूला स्वतंत्रता पूर्वक नीचे आ रहा हो, मतलब गुरुत्वीय त्वरण जी से नीचे आ रहा हो, मतलब ये ए नॉट अगर जी हो जाए तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? एम जी माइनस एम जी, जीरो। ये भारहीनता की स्थिति आ जाएगी। मतलब कोई लिफ्ट या त्वरण, लिफ्ट या कोई झूला या जो भी है आपका निर्देश तंत्र, वो स्वतंत्रतापूर्वक गति से नीचे की ओर आ रहा है, स्वतंत्रतापूर्वक गति से नीचे की ओर आ रहा है, तो हम भारहीनता की स्थिति में होंगे। तो ये भारहीनता की स्थिति फर्स्ट ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है 1 नंबर का, कि भारहीनता की स्थिति क्या होती है, आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो उसमें ये है, निर्देश तंत्र या कोई वस्तु स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिर रही है, इसका त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर है, तो वो भारहीनता की स्थिति में होती है। उसे पे किसी प्रकार का अन्य बल कार्य नहीं करता, ठीक है ना, वो आराम स्वतंत्रतापूर्वक नीचे गिरेगी। तो ये होता है भारहीनता की स्थिति, ठीक है। तो हमने आज पढ़ा गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन में संवेग संरक्षण का सिद्धांत और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, और आभासी जो छद्म बल भी कहते हैं उसको फिक्टिशियस फोर्स भी कहते हैं, उसके बारे में हमने जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।